औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख रही हूँ इस वक्त। तो शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, द रिज़ल्ट फाइंड द नंबर। मैं शुरू से क्वेश्चन पढ़ती हूँ। यहाँ पर ये है कि वन नंबर इज़ डबल्ड, ठीक है, कोई एक नंबर है जो डबल है, एंड देन एडिड टू 13, और वही ऐड होके 13 में, और उसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो 38 है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम कहते हैं वन अ नंबर इज़ डबल, मतलब कोई एक नंबर है वो हमें नहीं पता। वन अ नंबर इज़ डबल, हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, तो वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, लिखते हैं लेट एक्स बी अ नंबर। हम लिखते हैं लेट एक्स बी अ नंबर, और फिर देन अकॉर्डिंग ये बाद में लिखते हैं। इससे पहले हम लिखेंगे लेट एक्स बी अ नंबर, फिर हम लिखेंगे डबल ऑफ अ नंबर। जो डबल ऑफ अ नंबर होगा वो डबल हो जाएगा ना, आपको पता ही है। ये जो हमने नंबर लिया है तो ये डबल 2x। अब यहाँ पे लिखते हैं देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कह रहे हैं गिवन कंडीशन में, कि जो हमारे पास डबल नंबर है वो ऐड है किससे, 13 से, और उसका रिजल्ट जो निकल रहा है वो 38, ठीक है। डबल नंबर ऐड है किससे, 13 से, और उसका जो रिजल्ट है वो 38 है। सिंपल। सिर्फ कंडीशन को समझें, कंडीशन समझ आ गई तो आपको मुश्किल नहीं है ये इक्वेशन लिखना। अगर आपको कंडीशन नहीं समझ आ रही तो आप नहीं लिख सकते। इसी वजह से मैंने कहा आपको ये बात समझाई है। वन एंड नंबर इज़ डबल, एक नंबर है वो डबल्ड हुआ है, ठीक है, जैसे 2x, और वो कह रहे हैं कि वो ऐड हुआ है किस पे, 13 से, और उसका जो रिजल्ट इज इक्वल टू है वो 38 है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व से हम क्या निकालेंगे, हमने निकालना है x की वैल्यू। तो ये आ जाएगा आपके पास 25/2, और x जो आ जाएगा वो हो जाएगा 12.5। यहाँ पे लिखेंगे दस 12.5 इज़ रिक्वायर्ड नंबर। उन्होंने कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड किया था, सिर्फ कहा था फाइंड द नंबर, और हमने ये फाइंड कर लिया है कि हमारा 12.5 है। सिंपल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें 7 is subtracted, 7 is subtracted from these 3 times a certain number. The result is 2. यहाँ कह रहे हैं what is the number, ठीक है। अब ये लोग बात कर रहे हैं कि इसका नंबर क्या है। अब हमने नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि लेट एक्स बी अ नंबर। हम पहले करते हैं बी अ नंबर, ठीक है, लेट एक्स बी अ नंबर। अब यहाँ पे कह रहे हैं 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर। पिछले में था डबल, इसमें का है 3, तो 3x हो गया। इसके बाद हम कहते हैं देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन से हम इक्वेशन तैयार करते हैं कि 3x जो है वो -7 इक्वल टू 2। अगर देखा जाए तो वो 7 इज सब्ट्रैक्टेड एंड रिजल्ट इज़ 2, तो वो हो गया। हमने गिवन कंडीशन से ही सॉल्व किया है। 2 + 7 तो x 9/3, तो x इज इक्वल टू 3, सो thus 3 इज रिक्वायर्ड नंबर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन देन फाइंड एक्स। अब आपके पास ये आगे डायग्राम बनी हुई है, इसमें से आप फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर द सम ऑफ एंगल्स। हमने अब सम करना है, जाहिर सी बात है एक एंगल तैयार करना है, तो एंगल तैयार करने के लिए एक इक्वेशन हमने तैयार करनी है। तो उससे क्या होगा, एंगल से हम हेल्प लेंगे और एंगल से हेल्प लेते हुए हम अपनी इक्वेशन को रेडी करेंगे। देयरफॉर अब यहाँ पे x प्लस एंगल्स को प्लस करेंगे, 4x प्लस 3x प्लस 20 और इजिकल टू 180। अब यहाँ पर हमने 180 डिग्री क्यों लिया है, अब मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा जो पूरा होल ये है ना, ये 360 होता है, ठीक है। ये 180 डिग्री और ये 180, ठीक है। तो ये कितना बन गया टोटल 360। अब हमारा जो एंगल है वो 180 डिग्री पे ही शो करवा रहा है। हमारे पास जो एंगल्स रेडी हैं ए और बी की, ठीक है, वो 180। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर 180 इक्वल टू लिखा है। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू को। अब 4 5 6 7 8 एक्स आ गया और 120 माइनस 180 माइनस 20, तो 8x इज इक्वल टू 160 और x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 8, तो x इज इक्वल टू 20। दिस इज़ योर आंसर। ये है आंसर आपका। आई होपफुली कि आपको समझ आई होगी, क्योंकि आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स, सॉल्व द इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच ऑफ द एंगल एंड चेक योर आंसर। और हिंट दी हुई है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ रेक्टेंगल इज़ 180 डिग्री एंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इन अ सर्कल इज़ 360 डिग्री। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। ए पार्ट हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास पहले क्या आ जाता है, द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ एक्स। उन्होंने कहा था कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो मैं सॉल्यूशन में आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, जो हमें ए पे गिवन है, और यहाँ पर वही काम करना है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। एक्स डिग्री, एक्स प्लस 40 डिग्री और ये एक्स प्लस 20 डिग्री, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि देखो, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर the sum all angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। मैंने अभी आपको बताई, तो इस लिहाज से हम सारों को सम कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 40, तो यहाँ पे टर्म्स हमने बतानी थी, वो टर्म्स बता दी, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि टर्म्स लिखनी थी, हमने टर्म्स ऑफ एक्स लिख दिया है, ठीक है। इसको कहते हैं टर्म्स ऑफ एक्स। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, एक ना ये फिगर्स दी हुई हैं ABCD, ठीक है। अब उसके बाद 1 2 3 आपको पॉइंट्स भी दिए हैं कि हर जो है फिगर के 3 तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। 3 पॉइंट्स दिए हुए। सबसे पहले मैंने लिख लिया यहाँ पे कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, इक्वेशन लिखनी है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। फ्रॉम फिगर, यहाँ पे आपके सामने देखें ये मेंशन है, ठीक है, यही इस्तेमाल हमने इंफॉर्मेशन करनी है। तो फ्रॉम फिगर द सम ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल
इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, जो ट्रायंगल की है वो 180 डिग्री है। तो इस तरह से हमारे पास जो टर्म्स बनेगी एक्स की वो बनेगी कुछ इस तरह से 180 डिग्री। दैट्स इट। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा था कि सॉल्व द इक्वेशन जो हमने अभी बनाई है फॉर वैल्यू ऑफ एक्स। क्या मतलब है कि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, चले देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास कितने एक्स है, 3x है। 180 माइनस 20 माइनस 4। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास x आ जाएगा 40। ये आपका x की वैल्यू निकल आई। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाएगा। थर्ड पार्ट हम देखते हैं क्या है। साइज ऑफ ईच एंगल। साइज ऑफ ईच एंगल, जैसे ये है, ये तीनों, इनके साइज़ बताने हैं ईच एंगल के। तो वो कैसे पता चलेंगे ईच ऑफ एंगल के साइज़। साइज ऑफ ईच एंगल। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट एंगल का क्या था, x डिग्री 40 डिग्री होगा। सेकंड एंगल क्या था हमारे पास, x प्लस 20 डिग्री, तो वो हो जाएगा 40 प्लस 20 60। क्योंकि अगर देखें तो हमारे पास x की जो वैल्यू निकली थी वो 40 थी ना, तो इसलिए हमने पुट की है इसके अंदर, बस सिंपल। और थर्ड एंगल हमारे पास आ जाएगा x प्लस 40। ठीक है, तो 40 प्लस 40 कितना होगा, 80। इसका मतलब थर्ड जो था वो हमारा 80 डिग्री। x की वैल्यू अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर ये 40 निकली थी और सिंपल मैंने पुट की है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब साथ में इन्होंने कहा है कि चेक भी करना है। ठीक है, कि हमारा आंसर सही है या नहीं। कैसे, ये देखें, अगर हम चेक करें इसमें, एज हमारा निकला है पहला 40, पहले हमारा निकला 40, फिर 60, फिर 80, फिर 40 डिग्री 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री। अगर इनको प्लस करें तो 180 डिग्री। इसका मतलब ये ट्रू है। तो thus sum all angles of a triangle angle is 180 डिग्री। सिंपल। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का अभी फ़िलहाल ए पार्ट पूरा हुआ है। ठीक है, और हमने करने हैं कितने पार्ट पूरे, ए बी और सी डी। आपके पास डी तक डायग्राम्स हैं। ठीक है, तो हम चले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। ठीक है, जिसमें हमारे पास पहले आएगा कंस्ट्रक्ट एंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स सॉल्यूशन। साथ में हम अपनी डायग्राम भी रेडी करते हैं जो हमें बी पार्ट में दी है। वो है ऐसे, कुछ इस तरह से है। ठीक है, x माइनस 20 का होल डिग्री। ठीक है, 4x प्लस 10 का होल डिग्री, और यहाँ पे 2x माइनस 20 का होल डिग्री। तो यहाँ पे चलते हैं पहले पार्ट की तरफ, द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या बनेगा, फ्रॉम फिगर द सम ऑल एंगल्स
ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-20 प्लस 4x प्लस 10 प्लस 2x-20 होल डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यही चीज़ हमने क्या करनी है, सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ पहले क्वेश्चन तो ज़्यादा सही है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, सॉल्व द इक्वेशन फॉर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू के लिए हमने सॉल्व करना है, तो x-20 प्लस 4x प्लस 10 प्लस 2x-20 इज इक्वल टू 180। तो x की 4 5 6 7x आ जाएगा और 180 माइनस प्लस 20 माइनस 10 प्लस 20, तो ये 7x आ गया इज इक्वल टू 210 और x 210 डिवाइडेड बाई 7 तो आ जाएगा 30। अब x आपका 30 आ गया, तो चलिए अब थर्ड वाला हम करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि कैलकुलेट द साइज ऑफ, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, ईच ऑफ द एंगल्स एंड चेक द आंसर। हमने चेक भी करना है साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाता है, हमने लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा कि हम लिखेंगे पहले फर्स्ट एंगल x डिग्री x -20 डिग्री 30 -20 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री। सेकेंड एंगल 2x -20 होल डिग्री 230 -20 होल डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। थर्ड एंगल इज इक्वल टू 4x प्लस 10 होल डिग्री 430 प्लस 10 होल डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, तो 130 डिग्री अब हमने क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चेक भी करना है। तो एज 10 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बन जाता है, जिसका मतलब है ट्रू। तो thus sum all angles of a triangle is 180 डिग्री। ये आपका हुआ है बी पार्ट पूरा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का अभी सी पार्ट रहता है, देन डी पार्ट रहता है। ऐसे है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर 4 डायग्राम्स दी थी जिनको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, जहाँ पे हमने सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब 6C1 करना है। अब हमारे पास जो डायग्राम है वो मैं यहाँ डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बन जाएगी आसान से। ठीक है, ऐसे ऐसे, जिसमें 3x का डिग्री होल, ये हो जाएगा
4x प्लस 15 का होल डिग्री और ये भी 4x प्लस 15 का होल डिग्री। जहाँ पे हमने मालूम करना है तो फ्रॉम फिगर वन रोटेशन is complete, so sum of all angles क्या होगा 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बता दिया आपको कि ऑलरेडी 360 डिग्री का वो एंगल है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट था कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर वैल्यू ऑफ एक्स। तो सॉल्यूशन यहाँ पर आपने टर्म ऑफ एक्स लिखना था, वो मैं भूल गई हूँ, तो कोई बात नहीं, अभी लिख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ हमने टर्म ऑफ एक्शन ही लिखना था और कुछ नहीं लिखना। सॉल्व नहीं करना, सॉल्व हमने नेक्स्ट पार्ट में करना है, तो ये मैंने लिख लिया। ठीक है। अब 4x प्लस 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 360। इसमें 4 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 11x, बाकी 360 माइनस 15 11x इज इक्वल टू 330। x इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाय 11, तो x इज इक्वल टू 30। ये है आपका। और आपका थर्ड पार्ट में था, आपने क्या करना है थर्ड पार्ट में, कैलकुलेट द साइज of each of the angles and check your answer। तो यहाँ पे हम करते हैं फर्स्ट एंगल क्या निकला था, हमारे पास दिया हुआ था वो है ये, तो x की वैल्यू हमारे पास आपके सामने 30 निकली है, तो प्लस 15 तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। सेकंड एंगल वो भी यही था 4x, तो आंसर भी फिर डेफिनेटली यही होगा। अब यहाँ पे थर्ड एंगल है, थ्री एक्स था, तो 90 डिग्री। अब यहाँ पे वही करेंगे चेक एज 135 डिग्री प्लस 135 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो 360 डिग्री विच इज़ ट्रू। सो द sum of angles after first rotation is 360 डिग्री। ये था सी पार्ट। अभी आखिरी 6 पार्ट रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट, जिसका पहला जो है पार्ट वो है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। डायग्राम ज़रा थोड़ी सी जो है ना बड़ी मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन आसान भी नहीं है। चलो बनाते हैं।
ये वाला 2x प्लस 40 डिग्री है, ये सर्कल खा रहा है तो ये 6x प्लस 5 का होल डिग्री है, ये ऑलरेडी मैंने लिख लिया था तो ये भी सर्कल है। x प्लस 10 का होल डिग्री, ये भी ऐसे, और ये था 3x प्लस 5 का होल डिग्री तो ये भी ऐसे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर 1 रोटेशन is complete, so sum of all angles is equal to 360 डिग्री। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास, मैं थोड़ा सा नीचे करके बेटा लिख रही हूँ क्योंकि इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी बनेगी, तो उसके लिए हमें खुली जगह चाहिए। 3x प्लस 5 का होल डिग्री, x प्लस 10 का होल डिग्री, 2x प्लस 40 का होल डिग्री, 360 डिग्री। अब हमारे पास सेकंड पार्ट में हमने क्या करना था, कंस्ट्रक्ट एंड इक्वेशन फॉर वैल्यू ऑफ x। तो हम वैल्यू ऑफ x फाइंड करते हैं। 6x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 प्लस x प्लस 10, जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई है वो एज इट इज़ हम लिख रहे हैं छोटी ब्रैकेट्स को ओपन करके। तो अब x की टर्म्स को इकट्ठी कर लेते हैं। 6 7 8 9 10 11 12x बन जाता है। इस तरह 360 -5 -5 -10 -40, तो हमारे पास x की जो आंसर आएगा वो आएगा 25। ठीक है, मैंने एक थोड़ा सा ना क्या किया है, सॉल्व करके आंसर लिख दिया। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास सिंपल आ जाता है, क्या आ जाता है थर्ड पार्ट में हमारे पास, ये क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट the size of each of the angles and check your answers। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, आसान है बिल्कुल भी, इतना मुश्किल नहीं था, मज़े आ रहा था। फर्स्ट एंगल, जैसे हमारे पास 6x प्लस 5 होल डिग्री है। सेकंड एंगल 3x प्लस 5 का होल डिग्री। थर्ड एंगल x प्लस 10 का होल डिग्री। और फोर्थ एंगल 2x प्लस 40 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे, जो हमारे पास 25 आया था। तो आंसर 155 डिग्री, 80 डिग्री, 25 प्लस 10 का होल डिग्री, check as 155 degree plus 80 degree plus 35 degree plus 90 degree is equal to 360 degree, जो कि ट्रू है। और हमारे पास 10 सम ऑफ एंगल्स आफ्टर फर्स्ट रोटेशन इज़ 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपका अब कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। मैं यहाँ पे फुल नहीं लिख सकी क्योंकि थोड़ा सा मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि फिर लेंथी क्वेश्चन हो जाना था। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। द रेक्टेंगुलर पेंटिंग इन द फिगर शोन मेजर्स 12 इंचज़ बाय 16 इंचज़ एंड इज सराउंडेड बाय अ फ्रेम ऑफ यूनिफॉर्म विथ अराउंड द 4 एजेस। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पेंटिंग एंड इट्स फ्रेम इज 72 इंचज़। डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द फ्रेम। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ फाइंड आउट करनी है फ्रेम की, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आप लेट करेंगे, लेट एक्स बी द विड्थ ऑफ फ्रेम, क्योंकि हमें फ्रेम की विड्थ नहीं मालूम, तो इसी वजह से हम इसको लेट कर लेंगे एक्स से, वेयर द dimensions of painting are 12 by 16 इंचज़। ये हमें क्वेश्चन में डायमेंशन दी हुई है। तो इसी अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, गिवन कंडीशन जो बताएगी, हम उससे जो है ना यहाँ पर बात करते हैं कि ओवरऑल विड्थ की जो रेक्टेंगल की जो विड्थ है ना, अगर आप देखें डायग्राम में, ठीक है, तो वो 12 + 2x बन गई। और अगर ओवरऑल हाइट की बात करें हम यहाँ पर ऑफ रेक्टेंगल की, तो वो होगी 16 + 2x, जो कि हमारे पास द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज बन जाएगी, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो पैरामीटर हमारे पास 72, ठीक है, जो कि आपको गिवन है। अगर आप चेक करेंगे क्वेश्चन में, 2 लेंथ जो है वो 12 + 2x थी, और यहाँ पे विड्थ हमारी 16 + 2x है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये हम चलते हैं, देखते हैं। टू एक्स 4x हो जाएगा, और 12 + 16 कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 72 इज इक्वल टू 56 + 8x। यहाँ पे हमारे पास 72 - 15x इज इक्वल टू 8x। अब 8x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो thus द width of the frame is 2 inch। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, ना ही इतना हार्ड था जो हमें ना समझ आता। तो एनी हाउ हम क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यूनिवर्सिटी ₹15,000 पार्ट एट ईच रेट। यहाँ पर मैंने टोटल जो है क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉन्ग फिर हो जाएगी हमारी वीडियो, इसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना मैंने क्वेश्चन लिखे, उसको डॉट डॉट के साथ यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि आपके पास एक आइडिया हो जाएगा कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, ठीक है। लेट x and y बी द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ स्टॉक दैट, ये यहाँ पर पहले हम ये लिख लेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखना आपको पता है बहुत ज़रूरी होती है। जब तक हम अपने सोल्यूशन में स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो हमारे जो एग्जामिनर होते हैं चेक करने के लिए, जो देख रहे होते हैं हमारा पेपर, उनको इस बात की समझ नहीं कभी आएगी कि जो हम सोल्यूशन कर रहे हैं वो अगले बच्चे को किस हद तक समझ आई और किस हद तक नहीं। तो मैं हर दफ़ा अपने स्टूडेंट्स को ये ज़ोर देती हूँ कि जब आप ये करें
ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जिनमें स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है वो ज़रूर लिखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब हमारे पास आ जाता है लेट एक्स एंड वाई बी द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ स्टॉक दैट रियलाइज्ड अ 15% गेन एंड 7% लॉस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर एक्स को हम कह रहे हैं 15% गेन और वाई हमारा जो है वो 7% लॉस है। इसके लिहाज से हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया वो है, आपको पता ही उन्होंने ऊपर बता दिया था 15,000 जो हम क्वेश्चन में देखा। इसके बाद एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15,000, ये आपका पार्ट 1 हो गया। इक्वेशन 1 जिसको हम कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पर हम कहते हैं द गेन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट इज़ 15% ऑफ एक्स। मैंने अभी आपको बताया कि हम जो है 15% जो है वो एक्स है और y% वो y है, 15% वो y है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं कि फ्रॉम द सेकंड पार्ट हम कहते हैं इज़ 7% ऑफ y, ठीक है। 15% ऑफ x और इस तरह से जो x है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15% से और जो जिस तरह से 7% है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा y से। इससे आपकी इक्वेशन 2 तैयार हो गई। आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम वहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि होगी y इज इक्वल टू 15,000 माइनस एक्स। एक्स को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इस तरह हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। और फिर इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में डाल देंगे जहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो सिंपल हम क्या करेंगे, y की वैल्यू में हम इक्वेशन 1 में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल वे है, इजी है। जाहिर सी बात है जैसे पहले आप इक्वेशंस को सॉल्व करते आते हैं वैसे ही करना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने फिर क्या करना है, ये आपके सामने है, मैंने वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू को आप इसमें प्लस कर दिया और 1590 प्लस 1050 कर दिया। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाती है 2640 डिवाइडेड बाई 0.22। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू आ गई 12,000। अब इस 12,000 को आपने क्या करना है, चाहे आप इसको इक्वेशन 2 में डाल दें, चाहे इसको आप इक्वेशन 1 में डाल दें, इट्स अप टू यू। जाहिर सी बात है y की वैल्यू निकालनी है, आपका जहाँ दिल करता है इस इक्वेशन को आप पुट कर दें। इस जो है वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी अभी मिस्टेक मैंने लगता है कि मुझे हो गई है क्योंकि हम निकाल रहे हैं y और यहाँ पर मैं भी आपको बताती हूँ कि ये x नहीं, x की वैल्यू तो हमने डाली है, हमारे पास y की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। तो यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई थी जो मैंने ऑन द स्पॉट चेक कर ली है और वीडियो अपलोड करने से पहले मुझे पता चल गया, थैंक गॉड, फिर ताकि बच्चे परेशान ना होते कि टीचर से ये गलती हो गई है और अब हम क्या करें। तो आपके पास x और y की वैल्यू निकल आई, सिंपल। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 10 रुपीज़ 12,000 was invested at 15% gain and rupees 3,000 was invested at 7% loss. This is your statement. स्टेटमेंट पे बार बार मैं इसीलिए ज़ोर देती हूँ बेटा ताकि आप लोगों को पता चले। चले हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा मैं वही करूँगी जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस में किया है कि मैं थोड़ा सा पार्ट लिख लेती हूँ ताकि बच्चों को इजीली रहे। अहमद टुक 5 आवर्स, मैं सारा जो है ना टोटल नहीं लिखती क्वेश्चन ताकि बच्चे, लॉन्ग वीडियो होगी तो बच्चे भी उतना ही थकेंगे और उस चीज़ पर परेशान होंगे कि इतनी लॉन्ग वीडियो है। जाहिर सी बात है कुछ बच्चे होते हैं जो यूट्यूब पे आके सर्च करते हैं और सिर्फ अपने नोट्स को रेडी करते हैं। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं इस हद तक इतना लॉन्ग वीडियो उन बच्चों के लिए तैयार ना करूँ जो आते हैं और अपना नोट्स बनाते हैं और चले जाते हैं। उनके लिए मतलब इतना भी तैयारी करना, ज़ाहिर सी बात है वो तो खैर वो करेंगे इंशाल्लाह वो भी बच्चे तैयारी, लेकिन एंड पे आपको पता ही ये सारे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका सोल्यूशन हम बता देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं लेट वी बी द अहमद्स एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द first
3 hours, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ड्यूरिंग लास्ट 2 hours his speed was v minus 10 km/h, ठीक है। अब ये हमें स्टेटमेंट एक्चुअली दी थी जो मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन से निकाल के लिख ली और ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सो द डिस्टेंस हम बताते हैं आपको। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 hours is 3v and the distance traveled in last 2 hours, तो क्या बन जाएगी इसकी? his speed was 2 multiplied by 10 km/h, जो कि क्वेश्चन 1 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उन्होंने खुद ही बता दिया कि हमारा जो डिस्टेंस है लास्ट 2 hours का वो डबल था। तो इस हिसाब से द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, इस हिसाब से टोटल डिस्टेंस फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद बनेगा, वो बनेगा, नेक्स्ट पेज करते हैं, उसमें लिख लेते हैं इज़ 250 किलोमीटर। अब 3v प्लस 2v माइनस इंटू 10 इज इक्वल टू 250। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, v की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपल सॉल्व करके ताकि हमारे पास आंसर आ सके। अब v इज इक्वल टू 270/5, जिसमें हमारे पास 54, और अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट देयरफॉर अहमद एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 3 hours, Ahmed's average speed for the first 3 hours of his journey was 54 km/h। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल। अब आ जाते हैं हम लास्ट पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, माई नेफ्यू इज़ 31 years younger than me। इन 1 year's time my nephew's age will be 1/4 of my current age। how old am I now? चले, let x be the current age and then nephew's current age is x minus 31। in 1 year time your nephew's age will be x minus 31 plus 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में क्या बात आ रही है, इन 1 year time your nephew age will be 1/4 of your current age। क्या होगी बेसिकली वो अब हम देखते हैं। x minus 31 plus 1 इज इक्वल टू 1/4 x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके सॉल्व से हमें पता चल जाएगा। तो x minus 30 इज इक्वल टू 1/4x। अब ये 4 को हम एलसीएम करेंगे तो 4x माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू x। तो 4x माइनस 120x, तो आपके पास आ जाएगा 4x माइनस x इज इक्वल टू 120। तो ये 3x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 40। सो देयरफॉर you are currently
40 years old। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 5.2 हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के